नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। प्रदेश में किसी भी प्रकार की धार्मिक कट्टरता और अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही कहा कि देहरादून के पटेल नगर में अराजकता फैलाकर प्रदेश का माहौल खराब करने वाले तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई है। देखिए, ये केवल हमारे त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच में अशांति उपद्रव पैदा करने की एक बहुत सोची समझी साजिश है और इसके पीछे वही ताकतें हैं जो आज मजबूत होते हुए भारत को देख नहीं पा रही हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का समर्थन नहीं करती हैं और तुष्टीकरण की राजनीति पर आश्रित हैं, जिनके पास आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ते हुए जो पचा नहीं पा रही हैं, देख नहीं पा रही हैं, ऐसी ताकतें लगातार अशांति और दंगा करवाने का लगातार प्रयास कर रही हैं, समाज में जहर घोलने का काम कर रही हैं। अगर किसी से आपको लगाव है तो क्या उसके नाम की तख्ती उठा के घूमने का अधिकार आपको किसने दे दिया? अगर आप उस किसी का सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसका सम्मान भी तभी है जब वह आपके आचरण में दिखे। आई लव मोहम्मद पर राज सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आई लव मोहम्मद टिप्पणियां प्रदर्शनी के कारण पैदा हुई। ऐसे में अशांति जानबूझकर रची गई साजिश है, जिसे उन शक्तियों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है जो भारत में विकास की सहन नहीं कर सकती। उन्होंने कहा है कि किसी का नाम लेकर लोगों के बीच अशांति फैलाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दंगाइयों चाहे वे सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाएंगे या फिर निजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये केवल हमारे त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच में अशांति उपद्रव पैदा करने की एक बहुत सोची समझी साजिश है और इसके पीछे वही ताकतें हैं जो आज मजबूत होते हुए भारत को देख नहीं पा रही हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का समर्थन नहीं करती हैं और तुष्टीकरण की राजनीति पर आश्रित हैं, जिनके पास आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ते हुए जो पचा नहीं पा रही हैं, देख नहीं पा रही हैं, ऐसी ताकतें लगातार अशांति और दंगा करवाने का लगातार प्रयास कर रही हैं, समाज में जहर घोलने का काम कर रही हैं। अगर किसी से आपको लगाव है तो क्या उसके नाम की तख्ती उठा के घूमने का अधिकार आपको किसने दे दिया? अगर आप उस किसी का सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसका सम्मान भी तभी है जब वह आपके आचरण में दिखे, न कि उन्माद के रूप में दिखे, दंगे के रूप में दिखे या धार्मिक कट्टरता के रूप में दिखे। दिनेशपुर में दुर्गा पूजा के अष्टमी पर्व पर हजारों की संख्या में महिलाओं ने पूजा अर्चना की। हालांकि सुबह से ही झमाझम बारिश होती रही, तब भी आस्था कम नहीं हुई। दिनेशपुर क्षेत्र के 7 स्थान पर हो रही दुर्गा पूजा में भारी भीड़ देखने को मिले। अष्टमी पूजा में पुष्पांजलि देकर मां से लोगों ने आशीर्वाद लिया। इसके अलावा पूरे क्षेत्र की खुशहाली और रोग आदि से मुक्ति पाने के लिए दुआ मांगी। इस दौरान मां के भक्तों ने कहा कि दुर्गा पूजा के अष्टमी पूजा में उपवास रखकर माता की पूजा अर्चना के बाद मां के सामने फल चढ़ाए गए। इसके बाद भव्य लंगर का आयोजन किया गया। महाअष्टमी का और दुर्गा पूजा की सबको बधाई एवं शुभकामनाएं। तो आज यहाँ पे जो महाअष्टमी का जो पूजा आज संपन्न हुआ, तो लोग बहुत दूर दूर से आए, यहाँ पे उपवास रखे और विधि विधान से पूजा हुआ और उसके बाद अंजलि देके फिर यहाँ पे खीर का प्रसाद एवं और भंडारा का आयोजन भी, विशाल भंडारा भी आयोजन हुआ है। ये सब अभी हुए और जो हमारे रात का जो मंचन है, ये जैसे कलकत्ता से और दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों द्वारा
बंगला नृत्य, संस्कृति कार्यक्रम और ये बंगला कवि गान, बाउल गान और इस तरह से बहुत सारे अच्छे जो कलाकार आए हैं दूर से और बहुत ही सुंदर यहाँ प्रोग्राम हो रहा है और बड़ी दूर इतने लोग आ रहे हैं कि यहाँ भीड़ इतनी हो रही है कि मतलब यहाँ बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है यहाँ। और आगे बढ़ेंगे जहां शारदीय नवरात्रि के अंतिम चरण में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। जिले के प्रमुख मंदिरों मनसा देवी, चंडी देवी सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा और सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया है कि नवमी के मौके पर भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। मंदिर परिसरों में साफ सफाई से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक हर पहलू पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने सेक्टर ऑफिसर्स की तैनाती की है, जो हर 2 से 3 घंटे में कंट्रोल रूम को फील्ड की रिपोर्ट देंगे। इससे व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कमी को समय रहते सुधारा जा सकता है। एसपी सिटी पंकज गैरोला ने जानकारी दी है कि हरिद्वार के सभी प्रमुख मंदिरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। खासतौर पर मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर में आउटपोस्ट स्थापित कर स्थायी पुलिस बल तैनात किया गया है। चल रहा है जो नवमी, दशहरा आदि सभी त्योहार है, तो इसको लेकर जो हमारे मुख्य स्थल है जहाँ पर हमारे श्रद्धालु जाते हैं, हमारे मुख्य मंदिर है, घाट है, सभी जगह हमने सेक्टर ऑफिसर्स की तैनाती की गई है, पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, जो लगातार 2 से 3 घंटे में कंट्रोल रूम को अपडेट कर रहे हैं क्राउड मैनेजमेंट को लेकर और साथ ही साफ सफाई को लेकर। साथ ही कोई भी ऐसी घटना ना हो, ऐसी कोई अवांछित घटना ना हो जिससे श्रद्धालुओं को कोई बुरा एक्सपीरियंस हो, तो उसको देखकर भी हम लोगों ने ब्रीफिंग करी है सभी एसडीएम्स की भी। केवल मुख्यालय हरिद्वार में नहीं, अभी तो रुड़की आदि क्षेत्रों में जितने भी मंदिर है वहाँ अच्छी साफ सफाई रहे और श्रद्धालुओं को आवागमन में कोई ट्रैफिक कंजेशन आदि की दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसके लिए भी डायरेक्शन दिए गए। जो शक्तिपीठ है प्रमुख रूप से हमारे मनसा देवी, चंडी देवी, मत्था देवी और इसके अलावा हमारे महादेवी है और हमारे जो महत्वपूर्ण मंदिरों में से संकल का दक्ष प्रजापति मंदिर, विजेश्वर महादेव, इन सभी मंदिरों में पर्याप्त पुलिस बल जो है पूर्व से ही लगाया गया है और कल के लिए विशेष रूप से अतिरिक्त पुलिस बल लगाया जा रहा है, उसके ड्यूटी सब बढ़ा दिए गए हैं। साथ ही साथ ये दोनों जो मंदिर है हमारे मेन जो मनसा देवी और चंडी देवी, इनमें आउटपोस्ट खोल दी गई है जहाँ पे स्थायी रूप से पुलिस वहाँ पर रहती है। 1 सब इंस्पेक्टर मैं उनके पुलिस व्यवस्था मुक्त होता हूँ। हरिद्वार जिला कार्यालय सभागार में डीएम मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जनसुनवाई आयोजित हुई, जहां आपको बता दें कि कुल 89 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें जमीन कब्जा मुक्त कराने, इसके साथ ही राशन कार्ड, सड़क मरम्मत, पेंशन, बिजली, पानी और बरसात के बाद नालियों की सफाई जैसी समस्याओं पर डीएम ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि जिस पर रम्मू के विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने बताया कि कुछ मामलों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया है, जबकि बाकी शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजा गया है। आई मुख्यतः जो है वो कुछ जमीन से लेके हैं, कुछ पानी को लेके हैं, कुछ किसी के बिजली के इश्यूज हैं, रोड पे गड्ढे बनान को हैं। उसके अलावा चूंकि अभी जैसे बारिश हमारी समाप्त हो चुकी है, उसमें कुछ शिकायतें नाली सफाई को लेके और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है उसमें भी सफाई को लेकर समस्या आएंगी। उसमें सभी संबंधित अधिकारियों को हम लोगों ने निर्देश कर दिया गया है कि जो शिकायतें आई हैं उसको तत्काल जो है उसका निराकरण करें और कोशिश करें शिकायत करता है उनको भी उस निराकरण के बारे में अवगत कराएं। देखिए 3 विभाग हैं जिनके अधिकारी जो है नहीं पहुंचे हैं, जिसमें एयर कोऑपरेटिव है, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर है और इसके अलावा एक और अधिकारी हैं जो नहीं पहुंचे मगर उनके प्रतिनिधि पहुंचे हैं। तो जो भी अधिकारी नहीं पहुंचे हैं उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई भी की जाएगी, स्पष्टीकरण भी जारी किया जाएगा। देखिए जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं कोशिश की जाती है ब्लॉक स्तर पे या तहसील स्तर पे जो भी हैं, अगर लैंड के इश्यूज हैं तो तहसील स्तर पे रिजॉल्व कर लिया जाए, कोई ब्लॉक के सड़क की समस्या है, पानी की समस्या है, वो सब हम लोग रिजॉल्व कर लें। मगर फिर भी जो शिकायतें जिले लेवल पे आती हैं उसमें चूंकि जिले स्तरीय अधिकारी के संज्ञान में आ जाता है तो उसको भी तत्काल जो गंभीरता से लिया जाता है उसका निराकरण किया जाता है। देखिए स्कूल का मामला है, चूंकि अभी जांच गतिमान है तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर पूरा मामला ये है कि जो स्कूल है उनके द्वारा सभी फैमिली से कैश में लिया जा रहा है
और वो पैसे लिए जा रहे हैं और स्कूल ड्रेस जो है सिलवा के दी जा रही है जो अच्छी क्वालिटी की भी नहीं है। उसके अलावा भी क्योंकि जब गर्मियों की छुट्टी चल रही थी उसमें भी ट्रांसपोर्ट के चार्जेस लिए गए हैं। तो जो भी है जिला शिक्षा अधिकारी को आदेशित कर दिया गया है, जो भी प्रकरण है उसमें अच्छी कार्रवाई की जाएगी और उसमें अगर स्कूल जो है दोषी पाया जाता है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई। किस तरीके से कहेंगे? देखिए तहसील को भेज दिया है, इसमें अगर कोई भी समस्या होगी वो तहसील स्तर से और ईओ शिवालिक नगर द्वारा रिजॉल्व कर ली जाएगी और इसमें आदेशित कर दिया है 10 दिन के भीतर जो है ये। और संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद की उपाध्यक्ष और ऊर्जा दर्जा राज्य मंत्री मधु भट्ट ने यूके ट्रिपल एसपी पेपर लीक मामले में प्रदेश के युवाओं से अपील की है कि प्रदेश सरकार उनके साथ खड़ी है। उन्होंने बताया है कि मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है और 1 महीने के भीतर इस मामले की रिपोर्ट सामने आ जाएगी। मधु भट्ट ने कहा है कि पेपर लीक मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि कुछ लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए युवाओं को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं और युवाओं को इसे समझने की आवश्यकता है। भाजपा उत्तराखंड के जो हमारे जो युवा हैं उनके साथ है, हर तरीके से खड़ी है। जिस प्रकार से ये आंदोलन को भ्रमित करने की जो ये साजिश चल रही है इसको भी युवाओं को समझना होगा, क्योंकि जो हमारी जो सरकार है वो युवाओं के साथ है। लगातार आपने देखा होगा जिस प्रकार से हमारी सख्त नकल विरोधी कानून जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने यहाँ पर उत्तराखंड में लागू किया है और जो अभी जिस प्रकार से जो प्रकरण हुआ है इसमें भी एसआईटी की जांच शुरू कर दी गई है और 1 महीने के अंदर ये जो है एसआईटी जांच का जो है उत्तर सभी युवाओं के सामने आएगा। आगे बढ़ेंगे जहां थराली विकासखंड के जूनियर हाई स्कूल जुनीधार के स्कूली बच्चे की गाड़ी जो है वो धोने वायरल वीडियो मामले में शिक्षा विभाग ने एक्शन लेते हुए शिक्षक का निलंबन कर दिया है और इस प्रकरण की जांच के लिए उप शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र ढोंडियाल को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। हालांकि अब जूनियर हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक निलंबित शिक्षक के समर्थन में आ गए हैं, जिस पर शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र ढोंडियाल ने मीडिया से बातचीत में बताया है कि अभिभावकों के शिष्टमंडल की बातें सुनी गई हैं और वे खुद स्कूल में जाकर इसे मामले में बच्चों से बात करेंगे। वैसे जैसे ये वीडियो वायरल की गई बनाई गई वैसे तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि उस दिन था बैग लग देता। हमारे आधे बच्चे यहाँ प्रतियोगिता में आ रखे थे, 2-4 बच्चे तो वहाँ पे आ रखे थे, वो खेल खेल में चले गई तो क्या दिक्कत हुई। वैसे ऐसा कुछ नहीं था जो ये इतनी बड़ी वीडियो वायरल की गई। मैं तो प्रशासन से भी यही कहूंगी कि हमारे सर जल्द से जल्द हमारे स्कूल में पहुंचने चाहिए। अब तो क्या बोले सर, ये तो बहुत बेकार हो गया। हाँ बोले सर मैं कि आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, आप यहाँ से लिख के दे देना। आपके बच्चों को दिक्कत होगी तो वो भी लिखना नहीं होगी तो हमारे बच्चों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे टीचर जो है कि हमारे स्कूल में आने चाहिए। हमारे बच्चे बोलेंगे जब टीचर आएंगे तभी हम स्कूल पढ़ेंगे, नहीं तो हम स्कूल ही नहीं जाएंगे। उन्होंने वीडियो बना दिया तो सर वो बच्चे की गलती है, वो टीचर की गलती नहीं है। हमारा गुरुजी ऐसा है कि बच्चे अगर थोड़ा भी गिरेंगे तो दवाई पूरी लेकर आते हैं। हमको तो कोई पता ही नहीं लगता है कि बच्चे की पाँव कब ठीक हुआ और कब गुरुजी ने दवाई खाई, कब क्या किया, वो हमको कोई पता नहीं। हमारे पास तो टीचर आने चाहिए हमारी स्कूल में। स्कूल भेजा जाए और हमारे बच्चों की गलती है इसमें, गुरुजी की कोई गलती नहीं है। गुरुजी ने ये थोड़ी कहा कि तुम गाड़ी धो, पैर फटा था तो बच्चे की बात है। वो खेल में पैर में पानी डाला, कोई गाड़ी तो धोई नहीं। गाड़ी धोने में क्या क्या होता है, हाथ में पानी होता, साबुन होता, वो होता, पोछा होता है। तो पैर में पानी डाल रहा था, मजाक में पानी डाल रहा था, इतने में वो हो गया। वीडियो बना दिया। विकास अधिकारी ने कह रखा है कि उनसे बच्चों से वो मांगो, क्या मतलब लिखत मांगो। तो वीडियो वायरल हुआ था, उसमें जो संबंधित अध्यापक थे उनको निलंबित कर दिया गया है और मुझे उसमें जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो मैं अपनी जांच जारी रख रहा हूँ। तो इसी बीच में पेरेंट्स जो बच्चों के अभिभावक थे या पीटीए संघ था, तो सारे लोग मेरे पास आए और मैंने प्रत्येक लोगों की अभी बात सुनी है। और मैंने जो पेरेंट्स थे जो बच्चे वीडियो में दिख रहे थे उन पेरेंट्स से भी बात की और उनके बयान भी लिए। उन लोगों से पूछा भी कि आपके बच्चे को कहीं किसी ने फोर्सफुली तो नहीं करवाया काम। तो उन्होंने अपने बयान भी दिए हैं और वो मुझे अभी लिखित में भी दे रहे हैं। तो मैंने कहा जैसे आप मेरे को लिखित में देंगे, इसके अलावा मैं अभी जाऊंगा, गांव वालों से बात करूंगा, साथ में उन दोनों बच्चों से भी बात करूंगा। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर खटीमा से है, जहां भारत नेपाल सीमा स्थित बाइसपोला खिलड़िया में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। तो वह इस शिविर का शुभारंभ सीमांत सर्व समाज संगठन के अध्यक्ष जगजीत सिंह मल्ली सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। तो वही आपको बता दें कि सीमांत सर्व समाज संगठन के तत्वाधान में और हाई ग्राफ फाउंडेशन ट्रस्ट के सहयोग से निरंजना हेल्थ केयर के चिकित्सकों ने आंखों में मोतियाबिंद, राखुना, काला और मोतिया, आंखों में पानी आना, धुंधला दिखाई देना, आंखों में खुजली होना, आंखें लाल होना, आंखों में टेढ़ापन और भैंगापन की अत्याधुनिक मशीनों से निःशुल्क जांच के साथ ही ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच भी निःशुल्क की। इस दौरान शिविर में कुल 34 मरीजों का निःशुल्क इलाज किया गया। हमारा जो निरंजना हेल्थ केयर का निरंतर ये प्रयास रहता है कि गांव-गांव जाके जो हमारे माताएं, बुजुर्ग जो अस्पताल तक नहीं आ सकते हैं, जिनको सुविधाएं नहीं है, उनको हम आंखों के बारे में घर-घर जाके जानकारी देते हैं। फिर किसी गांव में क्या नाम का जो वहाँ के भी जनप्रतिनिधि होते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे सीमांत सर्व समाज के माध्यम से यहाँ पे कैंप लगाया है, ऐसे करके हम गांव-गांव जाके कैंप लगाते हैं और आंखों के बारे में जानकारी देते हैं। और जिस किसी बुजुर्ग माता बहनों को भी आंखों की कोई भी दिक्कत होती है, उसका निराकरण हम यहीं पे करते हैं। जिनको दवाई की नीड होती है, दवाई की जरूरत होती है, उनको दवाइयाँ हम यहीं पे दे देते हैं। बाकी जिनको ऑपरेशन के लिए जैसे मोतियाबिंद हो गया, नाखूना हो गया, काला मोतिया हो गया, उनको हम अस्पताल में ले जाके अपनी गाड़ी से अस्पताल में ले जाके ऑपरेशन करके उनको घर छोड़ देते हैं। निःशुल्क इलाज जो गवर्नमेंट की क्या संस्था है वो है, गाइडलाइन है, जैसे आधार कार्ड से हो गया, आयुष्मान कार्ड से हो गया, इससे हम निःशुल्क करते हैं। निरंजना हेल्थ केयर जो खटीमा में है, इनके हॉस्पिटल द्वारा समय समय पे ग्रामीण क्षेत्रों में, नगर क्षेत्रों में कार्यक्रम करवाए जाते हैं हेल्थ वाइज, जिसमें आंखों की जांच, शुगर, बीपी की जांच होती है। और आज हमारे और इनके तालमेल से सीमांत सर्व समाज संगठन है हमारा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में सद्भावना का काम करता है, समाज सेवा का काम करता है, उसके द्वारा और इनके द्वारा मतलब मिलके ये कैंप का आयोजन किया गया 22 पोल यहाँ खिलड़िया में। मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसे कि विदित ही है, आप जान रहे हो कि हेल्थ का कार्यक्रम है इसमें, क्योंकि जो लोग बुजुर्ग हैं एकदम से बाजार में नहीं जा पाते हैं, शहर में हॉस्पिटलों में, क्योंकि जाने आने की समस्या है, और साथ में कई बार उनको कोई मिलता भी नहीं, परिवार में भी सब कामकाजी लोग होते हैं। तो इस तरीके से जो ग्राम में जा जाके घर घर जाके कैंप जो लगाया जा रहा है, इससे उनको ये सुविधा होती है कि बड़ी आसानी से वो कैंप तक आ जाते हैं।
उत्तराखंड में हुए छात्र संघ चुनाव में अपने नतीजों के बाद एनएसयूआई ने एबीवीपी पर गंभीर आरोप लगा है। एनएसयूआई के मुताबिक एबीवीपी में कहा है कि उन्होंने 58 महाविद्यालय में अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है, जो कि गलत है। एनएसयूआई ने सबूत के साथ आंकड़े जारी करते हुए प्रदेश के 34 महाविद्यालयों में अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की बात कही है और बताया है कि 18 महाविद्यालयों में निर्दलीय अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। एनएसयूआई ने एबीवीपी से जीती हुई 58 जिलों की सूची जारी करने की मांग की है। देखिए, कल विद्यार्थी परिषद द्वारा एक प्रेस वार्ता के माध्यम से आंकड़े प्रेषित किए हुए उन्होंने कहा कि हमने 58 महाविद्यालयों में छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव जीते हैं। तो उसके बाद से हमने एक सूची तैयार करी है जिसमें हम दावा कर रहे हैं और हम सार्वजनिक कर रहे हैं कि हमने 34 महाविद्यालयों में छात्र संघ अध्यक्ष एनएसयूआई के जीत के आए हैं और 18 महाविद्यालयों में निर्दलीय छात्र संघ चुनाव के अध्यक्ष जीत के आए हैं। तो विद्यार्थी परिषद भी ऐसे ही अपनी 58 छात्र संघ अध्यक्षों की सूची जारी करे और वो ये पर्दाफाश हो जाएगा कि उन्होंने सिर्फ ये हवा में आंकड़े प्रेषित किए हैं और सरकार उसी के माध्यम से जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी पूरे सोशल मीडिया और अपनी नेटवर्किंग साइट में दिखा रहे हैं कि 90% महाविद्यालयों में विद्यार्थी परिषद का परचम लहरा है। और वहीं एम्स ऋषिकेश के कार्डियोलॉजिस्ट विभाग में 16 बेड की केयर यूनिट के निर्माण में धांधली और बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। मामले में सीबीआई ने एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रविकांत, एडिशनल प्रोफेसर राजेश पसरिया और स्टोर कीपर रूपमेश सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू हो गई है। इस मामले में आरोप है कि टेंडर जारी करने के बाद उपकरण नहीं खरीदे गए और जो उपकरण केयर यूनिट में लगाए गए उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर डिवीजन की पीपल पड़ाव रेंज एक बार फिर से चर्चा में है, जहां पीपल पड़ाव रेंज में आए दिन अवैध कटान हो रहा है और विभाग की चुप्पी से माफियाओं के हौसले लगातार बढ़ रहे हैं, जिस पर डीएफओ उमेश चंद्र तिवारी ने कहा है कि पीपल पड़ाव रेंज में 14 सागौन पेड़ काटने की सूचना मिली है। उन्होंने कहा है कि वन विभाग ने काटे गए सभी पेड़ों की लकड़ी बरामद कर ली है और इसमें शामिल अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। खबर जसपुर से है, जहां ध्याननगर में जसपुर काशीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 74 पर स्थित गुरु कृपा पेट्रोल पंप पर एक अज्ञात वाहन चालक ने वाहन में तेल भरवाकर ऑनलाइन भुगतान का चकमा देकर फरार हो गया। ये गाड़ी बिना नंबर प्लेट की थी। गाड़ी में डाले गए पेट्रोल की कीमत 4000 रुपए बताई जा रही है। साढ़े 4 बजे की है, सुबह के मॉर्निंग के टाइम पर, और मैं नाइट की ड्यूटी करता हूँ। और गाड़ी जो आई थी करीब कम से कम 4000 तक का डीजल आया, फुल कराई थी गाड़ी उन्होंने। और मेरे को पूछ रहे थे कि मेरे को बताया, जब मैं पीछे को चाल लगा तो मेरे को बताया उन्होंने कि मेरे को इमरजेंसी है, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, तो मैं गाड़ी खोल करने लगी। अब गाड़ी में नोजल रुकी नहीं, जो मैं नंबर प्लेट देख पाता उसकी, उसमें नंबर प्लेट नहीं थी। और वो मैं नोजल लेकर थोड़ा सा बैक हुआ हूँ, नोजल हटाई मैंने, और इसमें वो लेकर गाड़ी सर ब्लैक कलर की गाड़ी थी, जसपुर साइड से आई थी अपने, और इधर काशीपुर साइड को गए। तो अगर कोई आगे पीछे होता तो उसको भी शायद मार देती सर। तभी लड़के ने रात को 112 में कॉल की थी। फिर उसके बाद कॉल आई वहाँ से कि क्या हुआ, तो लड़के ने बताया कि ऐसा हुआ है। फिर 25 तारीख की मॉर्निंग में मैंने जाकर एप्लीकेशन दी है, एक तहरीर दे दी है कोतवाली में। लगभग 24 घंटे हो गए हैं, अभी तक कोई पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। सर उस गाड़ी में एक लोग भी सवार था, ड्राइवरी, और उन हिसाब से मुझे लगता है उन्होंने आगे भी कहीं किया है यार, ना पहले भी कर चुके हैं। सर ये पेट्रोल पंप का नाम है गुरु कृपा फिलिंग स्टेशन, जसपुर, ये काशीपुर रोड जसपुर का है, ध्याननगर। मेरा नाम सोमपत।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।